नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अम्बे ग्लोबल एकेडमी। तो जैसा हम कल अपने बायोलॉजी के सिलेबस को हमने स्टार्ट किया, हमने पूरा सिलेबस समझा, पैटर्न समझा कि किस तरीके से हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। ठीक है, तो कल मैंने ये भी बताया था कि हमारा जो बायोलॉजी है, हम उसमें किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, बायोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, किस तरीके से और किस लेवल के क्वेश्चंस इस चैप्टर, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और हम कौन कौन से एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे, इसका हमने इंफॉर्मेशन आपको पहले से दे दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कल हमने पढ़ा था सेल के बारे में, हमने कुछ टॉपिक्स भी कवर किए, कुछ बेसिक पार्ट्स भी हमने क्लियर किया। ठीक है, जैसे हमने कल सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि सेल क्या होता है, सेल का मतलब कोशिका होता है, ये एक सेल का छोटा सा नमूना है, डायग्राम स्ट्रक्चर है। इनके मीनिंग्स भी आपके लिए यहाँ पे नोटेड है। अगर आपको बिलिंगुअल चाहिए तो हर चीज आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो एक बार हम रिकैप कर ले 5 मिनट्स में कि हमने कल कौन कौन सी चीजें पढ़ी थी, क्या क्या हमने देखा था। ठीक है, तो देखिए कल हमने सबसे पहले तो ये देखा कि ये हमारे एक सेल का स्ट्रक्चर है। इसके बाद हमने सेल के बारे में पढ़ा, क्या क्या पढ़ा हमने, तो हमने पहले डेफिनेशन पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कवरी पढ़ा कि सेल की डिस्कवरी कहाँ से हुई, इसकी खोज कहाँ से हुई। देन हमने इसके पार्ट्स भी कुछ देखे कि सेल के कौन कौन से पार्ट, जैसे हमने न्यूक्लियस के बारे में कुछ देखा, सेल मेम्ब्रेन के बारे में जाना। ठीक, फिर सेल वॉल भी देखा हमने। तो ये सारी कुछ छोटी छोटी चीजें भी हमने देखा कल। उसके बाद हमने डेफिनेशन में क्या देखा कि हमारा सेल क्या था, हमारा सेल हमारे लाइफ का एक फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, कार्यात्मक इकाई है ना। ये सारी चीजें हमने कल देखा। उसके बाद हमने डिस्कवरी भी देखा। डिस्कवरी में क्या कि जो हमारे फेमस साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक जे थे, इन्होंने 60-65 में सेल का डिस्कवरी किया, है ना। और कैसे किया, तो ट्री के बाग से उन्होंने अपने टेलीस्कोप में देखा, तो उन्हें कुछ की तरह छोटे छोटे रूम्स की तरह कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए। ठीक है, जिसको उन्होंने नोटिस किया, उसके बारे में स्टडी किया, और फिर क्या बोला कि ये जो चीजें दिखाई दे रही है ना, इसे उन्होंने नेम दिया सेल। सेल का मतलब क्या होता है, सेलुला। सेलुला मीन्स स्मॉल रूम, जो इसमें पहले से मेंशन भी आपके लिए दी है। सेलुला का मतलब क्या होता है, स्मॉल रूम, छोटा कमरा। और इसमें ये स्मॉल रूम इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि एंशिएंट टाइम्स में जितने भी हमारे मॉन्क्स थे, भिक्षु लोग थे, वो लोग जिस जगह पर रहते थे, जिस कमरे में रहते थे ना, उसको वो सेलुला बोलते थे। ठीक है, तो इस उन्हीं के इस सेलुला नाम पे रॉबर्ट हुक ने हमारे कोशिका का नाम रखा, सेल का नाम रखा। ठीक है, उसके बाद हमें एक और साइंटिस्ट का नाम देखने को मिला था, और वो कौन था, एंटोन वॉन लेवेनहॉक। देखिए, सेल की डिस्कवरी में इन दोनों का नाम आता है, क्यों, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने, मैंने क्या बताया था कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल, मृत कोशिका की डिस्कवरी की थी, लेकिन एंटोन वॉन लेवेनहॉक ने जीवित कोशिका की डिस्कवरी की थी। ठीक है, इन्होंने साल 1674 में क्या बताया कि हमारे पृथ्वी पर मुक्त जीवित कोशिका भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था, सेल की थ्योरी, सेल का सिद्धांत, जो क्या बोलता है कि हमारी जो बॉडी है, चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो इंसेक्ट हो, ह्यूमन हो, एनिमल हो, ये सारा किससे से बना है, सेल से बना है। हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है, सेल है। ठीक है, तो ये था हमारा कोशिका सिद्धांत। इसे किसने दिया था, तो मैथियास स्क्लेडन, थियोडोर स्क्वैन एंड रुडोल्फ विर्चोव, ये तीनों ही जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सेल थ्योरी को हम तक पहुंचाया, हमें बताया। ठीक है, उसके बाद हमने सेल के पार्ट्स देखे कि हमारा जो सेल है, हमारी जो कोशिका है, वो पूरे 5 हिस्सों में बांटी गई है। कौन कौन से, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, सेल वॉल मीन्स कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक और कोशिका अंग। ठीक है, ये हमारे सेल के पार्ट्स थे। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत सेल वॉल के बारे में देखा, देन सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखा। ये सारे, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन क्या था, तो हमारे सेल का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट था। ठीक है, ये देखिए, ये जो चीज है ना, इसके बारे में बस कुछ बेसिक चीज है, अभी इसके बारे में हम डीप स्टडी तब करेंगे जब हम सेल ऑर्गेनल, जो हम आज शुरू करेंगे। ठीक है, ये जितने भी हमारे है ना, ये सेल वॉल हो गया,
सेल ऑर्गन, ये मेम्ब्रेन हो गया, देन न्यूक्लियस हो गया, ये सब किस में पाए जाते हैं? ये सारे सेल ऑर्गेनल्स में पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है? तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने आज के टॉपिक से। सेल ऑर्गेनल्स ये क्या है? मैंने तो जो शुरू में आपको सेल के डायग्राम दिखाया था उसमें तो बहुत ही फ्रेशली और कुछ हल्के पार्ट से दिए हुए थे ना, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक नया डायग्राम दिख गया, सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है? कोशिका अंगक। ठीक है, इसी कोशिका अंगक में सेल के ये सारे पार्ट्स आते हैं, चाहे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा झिल्ली हो, चाहे वो कोशिका द्रव्य हो, चाहे वो नाभिक हो, या फिर वो अंतःप्रद्रव्य जलिका हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे पार्ट्स किस में आते हैं? सेल ऑर्गेनल्स में। हम सेल ऑर्गेनल्स को ना सेल का एक छोटा पॉकेट बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये सारे चीजों पर हमें पता है ना कि ये सब हमें मिलेगा तो सेल में, लेकिन इस पूरे एरिया को हम क्या बोलेंगे? सेल के अंदर ये जितने भी, ये हमारा एक एरिया दिखाई दे रहा है, जगह दिखाई दे रहा है, इसे ही हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ठीक है, हमारे सेल के ये जितने भी पार्ट्स है वो सब कहाँ पे स्थित है? सेल ऑर्गेनल के अंदर में आते। ओके, सेल ऑर्गेनल क्या होता है? कोशिका अंगक। तो हम शुरुआत करेंगे एक एक पार्ट से कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हम पहले भी इसके बारे में कुछ चीजें देख चुके हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, फिर हमने साइटोप्लाज्म के बारे में 2-3 चीजें देखी थी, फिर हमने न्यूक्लियस के बारे में भी देखा था कि न्यूक्लियस क्या होता है, तो सेल का ब्रेन होता है। जैसे हमारे बॉडी का ब्रेन है, हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो सब कौन परफॉर्म करता है? हमारा ब्रेन। उसी तरीके से सेल के भी सारे फंक्शंस को कौन परफॉर्म करता है? उसका ब्रेन। और उसका ब्रेन कौन है? न्यूक्लियस। ठीक है, तो हम एक एक करके इनके बारे में अभी और भी चीजें देखेंगे, पर उससे पहले हम ये तो जान लें कि सेल ऑर्गेनल होता क्या है। इसमें ये सारी चीजें हमें फ्री तो मिल जाएंगी, तो सेल ऑर्गेनल के बारे में तो जानना पड़ेगा ना कि ये चीज क्या है भाई, ये कोशिका अंगक क्या चीज है। ठीक है, तो देखते हैं हम पहले सेल ऑर्गेनल्स के बारे में कि क्या होता है हमारे सेल ऑर्गेनल। देखिए, द सेल कंटेन्स डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड ऑर्गेनल्स। जो हमारी कोशिका होती है उसमें अलग अलग कार्यात्मक संरचनाएं होती हैं। ठीक है, जो हमारी कोशिका है उसमें अलग अलग कार्यात्मक संरचनाएं होती हैं, जिससे सामूहिक रूप में क्या कहा जाता है? ऑर्गेनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्गेनल कहा जाता है। मतलब हमारे सेल के जितने भी कार्य हैं, जितने भी फंक्शंस है, उनको परफॉर्म करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए जो अलग अलग हिस्से हैं ना हमारे सेल के, वो सब किस में स्थित है? ऑर्गेनल्स में स्थित है, अंगक में स्थित है। ठीक है, और वे विभिन्न सेलुलर कार्यों में शामिल होते हैं। और जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनल्स में चीजें प्रेजेंट है, वो उसका काम क्या है? तो सबका अपना अलग अलग काम है, सबका अपना अलग अलग वर्क है ना। तो वही ये बोल रहा है कि वे विभिन्न सेलुलर कार्यों में शामिल होते हैं। ठीक है, सेलुलर घटक कोशिका ऑर्गेनल होते हैं। दे कोऑर्डिनेट एंड फंक्शन। तो हमने देख लिया कि ये क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है और फंक्शन करता है, ताकि जो हमारा सेल है वो काफी नॉर्मली फंक्शन कर पाए, ताकि हमारे बॉडी में कोई भी डिसऑर्डर नहीं हो। ठीक है, और अ फ्यू ऑफ देम फंक्शन प्रोवाइडिंग शेप एंड सपोर्ट। ये तो हमने देखा कि वो फंक्शन करते हैं, उनके अलग अलग काम है, लेकिन उनके काम क्या हो सकते हैं? या तो फिर वो हमारे सेल को शेप देगा, है ना, या फिर हमारे सेल के मूवमेंट में हेल्प करेगा, है ना, साइज देगा, उसे स्ट्रेंथ देगा, मतलब उसकी मजबूती क्या है, इलास्टिसिटी क्या है, वो कितना मोटा होगा, कितना पतला होगा, ये सारी चीजों को डिसाइड करना, फंक्शन कराना किसका काम होता है? सेल ऑर्गेनल। तो वही देखिए, A few of them function by providing shape। उनमें से कुछ आकार और समर्थन प्रदान करके कार्य करते हैं, and support, whereas some are involved in locomotion and reproduction of cell। जबकि कुछ क्या करते हैं? तो कोशिका की गति, लोकोमोशन गति, उनका स्पीड, उनका मूवमेंट और प्रजनन, रिप्रोडक्शन में शामिल होते हैं। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनल्स किस चीज में? या तो वो क्या करेंगे? आकार देंगे, नहीं तो समर्थन प्रदान करेंगे, मतलब सपोर्ट करेंगे, या फिर उनकी गति, उनका लोकोमोशन, उनका मूवमेंट, नहीं तो
उनके प्रजनन रिप्रोडक्शन में उनकी हेल्प करेंगे, ताकि वो फंक्शन, उनका जो फंक्शन हो वो काफी स्मूथ हो, आराम से हो। ठीक, नेक्स्ट अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिकांगों का वर्गीकरण। हमने सेल पढ़ा, सेल का क्लासिफिकेशन किया, वर्गीकरण किया, तो उसमें हमें क्या मिला? सेल ऑर्गेनेल्स मिला। ठीक है, तो हमने न्यूक्लियस भी देखा, उसका भी हमने वर्गीकरण किया था, क्लासिफिकेशन किया था। क्या क्या था? न्यूक्लियर एक अलग, और दूसरा आप खुद पता करो, कल हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसको। ठीक है, तो अब हम देखेंगे सेल ऑर्गेनेल्स, इसके क्या क्या क्लासिफिकेशन हुए थे, इसके क्या क्या वर्गीकरण थे। ठीक है, देखिए, तो हमारा जो सेल ऑर्गेनल है ना, इसको हमने 3 वर्गों में बांट रखा है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में, जिसमें से पहला हमारा आता है ऑर्गेनल्स विदाउट मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब झिल्ली रहित अंगक, वैसे ऑर्गेनल्स जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता। ठीक है, जिसमें कोई भी झिल्लियां नहीं होती है। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? हमारा सेल वॉल, इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। फिर राइबोसोम्स, इसमें भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। ठीक है, साइटोस्केलेटन हो गया, एंड ये सारे क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है, मतलब इनके पास कोई झिल्ली नहीं होती, कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। ठीक है, कोशिका भित्ति, राइबोसोम और साइटोस्केलेटन गैर झिल्ली बंधे कोशिकांग हैं, जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये दोनों पॉइंट मिल गया हमें, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अभी तक तो हमने नहीं देखा इसके बारे में ये क्या है, पर फिलहाल आप इतना बस जान लो कि जितने भी हमारे ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं होता है, वो दोनों में ही पाए जाते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो। अब ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है, अभी हम आगे के स्टडीज में देखेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनल्स विदाउट मेम्ब्रेन में कौन कौन आ जाएंगे, बस ये याद रखो अभी आप, कोशिका भित्ति, राइबोसोम और साइटोस्केलेटन। अब ये कोशिका भित्ति क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, साइटोस्केलेटन क्या होता है, इसके लिए तो आपको अभी और भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। एक ही बार में सारी चीजें देखोगे ना, तो फिर एक तरफ से सुनोगे, एक तरफ चीजें बाहर निकलती जाएंगी, चीजें बाउंस करने लगेंगी। ओके, तो देखते हैं, आगे चलते हैं। पहला तो हमने देख लिया ऑर्गेनल्स विदाउट मेम्ब्रेन, वैसे ऑर्गेनल्स जिनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। उसके बाद दूसरा क्या होता है भाई, तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, मतलब एकल झिल्लीबद्ध ऑर्गेनल्स, अंगक। ठीक है, वैसे ऑर्गेनल्स जिसके पास सिर्फ एक झिल्ली होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, किसी के पास एक भी नहीं होता, किसी के पास सिर्फ एक होता है, तो किसी के पास सिर्फ 2 होता है, 2 से ज्यादा मेम्ब्रेन्स किसी ऑर्गेनल के पास नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए सिंगल में कौन कौन से आ जाएंगे, तो आपकी रिक्तिका मतलब वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्जी उपकरण, गोल्गी अपार्टस, एंड अंतःद्रव्य जलिका एकल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारे क्या है, तो ये सारे एकल झिल्ली बद्ध अंगक हैं, ये सारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं। कौन कौन से, तो वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्गी अपार्टस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये चारों जो आपके हैं, ये चारों में आपको सिर्फ एक मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, उन्हें सिंगल मेम्ब्रेन देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं, हमने एक भी, जिसमें एक भी नहीं होता वो भी देख लिया, जिसके पास सिर्फ एक मेम्ब्रेन होता है वो भी देख लिया, तो बचा कौन, जिनके पास डबल होता है, जो हर चीज एक एक्स्ट्रा लेके घूमते हैं कि एक काम नहीं करेगा दूसरे से काम चला लेंगे, जो डबल मेम्ब्रेन वाले होते हैं। ओके, तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कौन कौन होता है, तो न्यूक्लियस। अब भाई न्यूक्लियस को तो डबल मेम्ब्रेन चाहिए, क्योंकि वो तो हमारा ब्रेन है, अगर उसको 2 मेम्ब्रेन नहीं मिला तो फिर मान लीजिए इन फ्यूचर वो कोई भी फंक्शन, अगर उसका एक मेम्ब्रेन वर्क नहीं करा तो वो दूसरे मेम्ब्रेन से वर्क करा लेगा। ठीक है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो न्यूक्लियस के पास डबल मेम्ब्रेन होते हैं, देन माइटोकॉन्ड्रिया, देन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में तो आप प्लांट्स में भी पढ़ोगे। ठीक है, जब आप प्लांट किंगडम पढ़ोगे वहां पे भी आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, पर ये वाला क्लोरोप्लास्ट का सेल में है। ठीक है, तो सिंगल मेम्ब्रेन में कौन कौन आएगा, वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्गी अपार्टस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर डबल में देखें तो कौन कौन आएगा, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। कौन कौन, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट।
ये सारे क्या है, दोहरी झिल्ली से घिरे अंगक हैं। क्या है, दोहरी झिल्ली से घिरे अंगक हैं। ठीक है, जो केवल, ये देखो, जो केवल यूकैरियोटिक में ही पाए जाते हैं और सिंगल वाले भी केवल यूकैरियोटिक में। तो एक डिफरेंस दिखा, जिसके पास एक भी नहीं है और जिसके पास एक दो है। जिसके पास एक भी नहीं है वो दोनों में आएगा, यूकैरियोटिक में भी प्रोकैरियोटिक में भी। लेकिन जिसके पास सिंगल मेम्ब्रेन है या जिसके पास डबल मेम्ब्रेन है वो सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा, तो यूकैरियोटिक में आएगा। किस में आएगा, सिर्फ यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में ऐसे मेम्ब्रेन, ऐसे ऑर्गेनल्स हमें नहीं देखने को मिलते। ऐसे ऑर्गेनल्स का मतलब क्या, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल हो गया, ये सारी चीजें आपको प्रोकैरियोटिक में देखने को नहीं मिलेंगी। न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, ये सारी चीजें आपके बस यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ये है हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनल्स, जो हमने यहाँ पे आपको बताया था ना कि ये हमारे लिस्ट ऑर्गेनल्स है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, नाभिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जलिका, देन माइटोकॉन्ड्रिया, देन प्लास्टेट्स, राइबोसोम, ठीक है, गोल्गी अपार्टस, गोल्गी, गोल्जीगाई, माइक्रोबॉडीज, जितने भी आपके सूक्ष्म शरीर लाइक बैक्टीरिया, फंगस, ये सारे हो गए। ओके, उसके बाद साइटोस्केलेटन, सीलिया एंड फ्लैगेला। सीलिया एंड फ्लैगेला क्या होता है, अभी हम उसके बारे में भी रीड करेंगे। उसके बाद सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स, एंड लास्ट इज वैक्यूल। ठीक है, तो ये 13 के 13, सिर्फ आपको 13 सेल ऑर्गेनल्स देखना है, इसके बाद आपका सेल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरुआत करते हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन। ओके, चलते हैं सेल मेम्ब्रेन के पास। तो सेल मेम्ब्रेन का मतलब, हम सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, लाइक प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, ये क्या होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ सेल मेम्ब्रेन। आप इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो या फिर सेल मेम्ब्रेन बोलो। ठीक है, कोशिका झिल्ली बोलो या प्लाज्मा झिल्ली बोलो, दोनों सेम थिंग ही होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं या फिर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी इसको हम बोल सकते हैं। इट इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या होती है, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली या फिर साइटोप्लाज्मिक झिल्ली, यह कोशिका की एक चुनिंदा पारगम्य झिल्ली है। ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा सेल है, ऐसा सेल का पार्ट है जो अपने अंदर किसी भी अदर सब्सटेंस का मूवमेंट अलाउ कर सकता है। ठीक है, कोई भी आउटर मोस्ट पार्टिकल इसके अंदर आराम से एंटर कर सकता है, वो अपना फंक्शन कर सकता है। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, चुनिंदा पारगम्य झिल्ली, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जो लिपिड, बिलियर और प्रोटीन से बनता है। ये किससे बना हुआ था, हमने पिछले स्लाइड में भी देखा था कि किससे बना रहता है, तो प्रोटीन से बना रहता है और लिपिड से। 50% आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा और 50% आपको लिपिड मिलेगा इसमें। ठीक है, उसके बाद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको प्लांट सेल में भी देखने को मिलेगा और एनिमल सेल में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, which functions as a selectively permeable membrane। देखा आ गया ना वो चीज, by permitting the entry of selectively materials in and out। मतलब आवश्यकता अनुसार कोशिका के अंदर या बाहर चुनिंदा पदार्थों के प्रवेश की अनुमति देता है ये। ठीक है, आप इसमें, इस सेल में कोई भी अगर ऐसा पार्टिकल जो इसके अंदर एंटर कर सकता है तो उसको ये आराम से परमिट कर देता है, परमिशन दे देता है, ताकि वो अपना मूवमेंट इसमें कंटिन्यू कर सके। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल, द सेल मेम्ब्रेन फंक्शन बाय प्रोवाइडिंग सेफ एंड प्रोटेक्टिंग द इनर कंटेंट ऑफ द सेल। अगर हम एनिमल सेल में देखें तो इसका काम क्या होता है, तो एनिमल सेल में उसको, उस जो एनिमल के सेल्स होते हैं उसको सेफ प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, उसमें इसका एक वाइटल फंक्शन होता है। ठीक है, एक पशु कोशिका में कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करके, शेप देके और उसकी आंतरिक सामग्री की रक्षा करके, मतलब उसका जो इंटरनल कंटेंट है उसको प्रोटेक्ट करके, एज अ बॉडीगार्ड उसको प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित रखता है। और क्या करता है, तो प्लाज्मा झिल्ली की संरचना के आधार पर इसे द्रव्य मोज के मॉडल के रूप में माना जाता है। यहाँ पे एक मॉडल भी आया, फ्लूइड मोसैक मॉडल। ठीक है,
तो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके स्ट्रक्चर को देखकर एक मॉडल भी तैयार किया गया था और उसका नेम क्या था? तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, द्रव्य मोज़ेक मॉडल। ठीक है, तो ये था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं या फिर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। प्लांट सेल में इसका क्या काम होता है? तो सेल के अंदर के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसको बॉडीगार्ड की तरह सेफ रखना, सुरक्षित रखना और उसको सेप देना। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द, अब पिछले हमें यहाँ पे मिला था ना ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो वो क्या कहता है? तो अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर। क्या होता है ये? प्लाज्मा झिल्ली उपकोशिकीय संरचना है। ठीक है, ऐसा कौन बोलता है? तो ऐसा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहता है। मेड ऑफ लिपिड बिलायर इन विच द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड। अभी हमने ये भी देखा था ना कि ये प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ रहता है। तो और ये क्या बताता है? जो लिपिड जो द्विपरत से होती है और जिसमें प्रोटीन अणु अंतर्निहित होते हैं। ठीक है, ये बना होता है लिपिड से और लिपिड के अंदर प्रोटीन स्टोर होते हैं। ठीक है, यह आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक डायग्राम है। जैसे कि इधर आपका प्रोटीन चैनल जहां से आपका प्रोटीन का एंट्री मतलब प्रोटीन का फंक्शन होगा। देन इधर आपके पास ग्लिकोप्रोटीन या प्रोटीन, देखिए इधर सिर्फ ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी ये इसके इंटरनल पार्ट है तो इतना अभी डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना काफी है। ये वाला पार्ट जो आपका है ये आपका वाइटल पार्ट है। ठीक है, ये प्रोटीन चैनल है। अब ये प्रोटीन और लिपिड से बना है तो ये देखना है ना कि प्लाज्मा में प्रोटीन स्टोर कहाँ है। तो प्लाज्मा के प्रोटीन्स यहाँ पे स्टोर होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका आउटर मोस्ट पार्ट ये फोस्फोफोलिट बाइलेयर। ठीक है, ये आपका ये मॉडल था, दिस वन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसमें इस चीज को भी डिफाइन कराया गया था। क्या था? फोस्फोफाइलोइड बाइलेयर। ठीक है, ये आपका छोटा सा डायग्राम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। नाउ नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट हमने खत्म कर लिया, उसके बाद आते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में हम पहले भी 2-3 पॉइंट्स देख चुके हैं, पर फिर से रिपीट करते हैं। लाइक अगर ये आपका सेल है तो इस सेल के अंदर आपको ये जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म होते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन बोथ, ये प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। दे आर जेली लाइक सब्सटेंस, ये किसकी तरह होता है? ये जेली जैसे पदार्थ की तरह प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल में। जैसे ये सेल है ना, इसके अंदर देखिए ये कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट है जेली की तरह, देन येलो पार्ट, ये सारे ये हमारे साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच, जैसे ये आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया और ये आपका न्यूक्लियस हो गया, तो इन दोनों के बीच में ये जो पार्ट है, ये छोटे छोटे डॉट, ये सारे क्या है? साइटोप्लाज्म है। ये किसके बीच में पाए जाते हैं? तो सेल मेम्ब्रेन हो गया और न्यूक्लियस नाभिक, दोनों के बीच में कौन पाया जाता है? साइटोप्लाज्म। They are mainly composed of water, organic and inorganic compound। अब ये तो बोल दिया कि ये जेली की तरह कोई सब्सटेंस है, इस जेली वाले सब्सटेंस में ना वाटर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन कुछ ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। उसके बाद साइटोप्लाज्म इज वन ऑफ द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ दिस सेल, ये हमारे सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्यों? Whereas all the cell organelles are embedded, कोशिका द्रव्य कोशिका के आवश्यक घटों में से एक है जहां सभी कोशिका अंग अंतर्निहित होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सेल, जो हमारा सेल है उसका एक बहुत ही पार्ट है हमारा साइटोप्लाज्म। इन कोशिका अंगों में एंजाइम्स होते हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं जो हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, इजेशन में भी हेल्प करते हैं, तो वो सारे के सारे एंजाइम्स कहाँ उपस्थित होते हैं? तो इस साइटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक है, जो मुख्य रूप से सभी कोशिकाओं को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो जितने भी एंजाइम्स हमारे अदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए, उनके फंक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए जिन एंजाइम्स की हमें जरूरत होती है वो सारे एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? तो इस साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और ये मेनली मेटाबॉलिक और केमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है,
जितना भी हमारा डाइजेशन प्रोसेस हो गया या फिर हमारे बॉडी के अंदर जितने भी रासायनिक रिएक्शंस होती हैं उन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो साइटोप्लाज्म। यही मेंटेन करता है सारे केमिकल रिएक्शंस को जो हमारे बॉडी के अंदर परफॉर्म करते हैं। ओके, तो हमने 2 पार्ट कवर किया सेल ऑर्गेनल्स का। सेल ऑर्गेनल्स हमने कंप्लीट कर लिया। बाकी के जो 10 या 11 टॉपिक्स है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।